कुछ लाल किताब के ऋणों के बारे में बात की थी। साथ ही साथ आपके साथ हमने शादी के वक़्त मंदी ग्रहों के बारे में बात की थी और बात की थी बुद्ध के भेद के बारे में। अब हम इस क्लास में आपको सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको ग्रहफल और राशिफल के बारे में बताएँगे। ग्रहफल और राशिफल लाल किताब का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए ही लाल किताब में किसी भी ग्रहों के उपाय करा सकते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार उस प्रकृति ने आपको एक ऐसा वचन दिया है, जिससे आप कर्म के बंधन में फँस गए हो कि यदि आपने अपने जीवन में कोई ऐसे कर्म कर दिए हैं पिछले जन्मों में, जिनका इस जन्म में कोई समाधान, कोई उपाय आप नहीं कर सकते। आपको उस कर्म का जो भुगतान है, वो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये जो ऐसे कर्म होते हैं, जिसे हम दृढ़ कर्म कहते हैं, जिनका आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते और यदि आप उससे संबंधित कोई उपाय करते भी हैं, तो उसका कोई उपाय लगता नहीं है। तो इस तरह के जो कर्म होते हैं, वो दृढ़ कर्म कहलाते हैं, जिनका उपाय नहीं किया जा सकता है। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने भी इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रहफल और राशिफल का कॉन्सेप्ट हमारे साथ शेयर किया है। ग्रहफल का सीधा-सा मतलब ये है कि ऐसे ग्रह जिनका फल निश्चित होता है, जिसे और जिसके परिणाम को, जिसके रिज़ल्ट को आप बदल नहीं सकते हो। आपको उनके परिणाम, उस ग्रह के द्वारा दिए गए जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसे हम ग्रह फल का ग्रह कहते हैं। आप जैसे देखेंगे कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई मर्डर कर दिया, कोई रेप कर दिया, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, तो आप सोचिए कि वो जो उसने इतना बड़ा कर्म किया है, वो कर्म उस व्यक्ति के चार्ट में इस जन्म में बनकर आया होगा। अब वो जब इस चार्ट में बनकर आया होगा तो किसी न किसी ग्रह के रूप में आया होगा। तो आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते कि उस व्यक्ति को यदि इस जीवन में उसे संबंधित सज़ा मिल रही है, जो उसने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया था, जिसका आपने बहुत ज़्यादा समाधान भी करा लिया है, बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे रेमेडीज़ कर लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो आप इस सिम्पटम्स से, इस लक्षण से बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो कर्म है, वो एक दृढ़ कर्म है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे आपको भुगतना ही पड़ेगा। भले ही आप उसके बदले में कितने भी उपाय करा लें, वो जब तक उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या जब तक उस कर्म का, बुरे कर्म का फल आप नहीं भोग लेंगे, जब तक आपको वो जो पीड़ा है, वो भुगतनी ही पड़ेगी। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने ही इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ एक ग्रहफल और एक राशिफल का ग्रह शेयर किया, जिसमें ग्रहफल का ग्रह का मतलब सीधा-सा यही है कि ऐसे फल जिनका फल आप बदल ना सकें, उपायों के माध्यम से जिसे आप सुधार ना सकें।
उसे हमने ग्रहफल का ग्रह कहा। और राशिफल का ग्रह मतलब वो ग्रह जिनका उपाय करके उनसे संबंधित घटनाओं में आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन आप ग्रहफल का ग्रह का उपाय नहीं कर सकते हैं। यही पंडित रूपचंद जोशी जी ने हमारे साथ कॉन्सेप्ट शेयर किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि यदि कोई जातक, कोई एस्ट्रोलॉजर या लाल किताब को जानने वाला व्यक्ति ग्रहफल का ग्रह का उपाय करता है या कराता है, तो उस कराने वाले व्यक्ति के खुद के चार्ट में वो ग्रह खराब हो जाता है और उससे संबंधित खराब रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसलिए क्योंकि उस बुरे कर्म का भुगतान किसी न किसी को तो भोगना पड़ेगा ही। किसी न किसी को उस बुरे कर्म की सज़ा तो काटनी पड़ेगी ही। इसलिए लाल किताब में कहा गया है कि यदि आप ग्रहफल का उपाय करते हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर किसी जातक या जातिका का अपने क्लाइंट का कोई ग्रहफल का उपाय करा देता है, तो वो ग्रह उस एस्ट्रोलॉजर की ही कुंडली में वो ग्रह खराब हो जाता है, जिसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। इसलिए आपको कभी भी ग्रहफल का ग्रह का उपाय नहीं कराना है। आपको हमेशा राशिफल का उपाय ही कराना है। और ग्रह का जो उपाय है, वो एक सबसे बेसिक लक्षण ये होता है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत तमाम जगहों में घूम फिर के आ जाते हैं। तमाम उपाय कर लिए, तमाम दवाइयाँ खा ली, तमाम सारी चीज़ें कर ली, कोई उपाय नहीं मिल रहा, कोई समाधान नहीं, कष्ट वैसा ही का वैसा। तो इस तरीके जो कर्म होते हैं, वो बेहद दृढ़ कर्म होते हैं, जिनका जब तक आप भुगतान नहीं कर लेते, तब तक आपको उससे छुटकारा नहीं मिलता है, जिसे ही हम ग्रहफल का ग्रह कहते हैं। तो रूपचंद जोशी जी ने हमारे सामने ग्रहफल के ग्रह के कुछ कॉन्सेप्ट रखे हैं, कुछ कंडीशंस रखी हैं, वही हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि यदि खाना नंबर 1 में मंगल ग्रह है, तो वो ग्रह ग्रहफल का ग्रह हो गया। आपको खाना नंबर 1 के मंगल का उपाय नहीं कराना है। वही खाना नंबर 2 में यदि राहु हो या केतु राहु हो या केतु हो, तो आपको उपाय इन दोनों का नहीं कराना है। यदि खाना नंबर 3 में शनि हो, तो आपको शनि का उपाय नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि ये ग्रहफल का ग्रह है। वहीं खाना नंबर 4 में यदि चंद्रमा हो, तो आपको चंद्रमा का उपाय नहीं कराना है। खाना नंबर 5 में यदि गुरु हो या सूर्य हो, तो आपको ग्रहफल का उपाय नहीं कराना है। खाना नंबर 6 में यदि बुध हो या केतु हो, तो आपको इन दोनों से संबंधित कोई भी उपाय नहीं कराना है। खाना नंबर 7 में यदि शुक्र हो, तो आपको कोई उपाय नहीं कराना है। खाना नंबर 8 में मंगल हो, तो भी आपको कोई भी उपाय नहीं कराना है। खाना नंबर 9 में यदि गुरु हो, तो भी आपको उपाय नहीं कराना है। खाना नंबर 10 में यदि शनि हो, तो वो ग्रहफल का ग्रह होता है, तो आपको शनि का भी कोई उपाय नहीं कराना है। खाना नंबर 11 में गुरु हो या शनि हो, तब भी आपको गुरु और शनि का उपाय नहीं कराना है। खाना नंबर 12 में राहु हो, तो भी आपको राहु का उपाय नहीं कराना है। क्योंकि ये जो ग्रह बताए मैंने आपको, ये सारे के सारे ग्रहफल के ग्रह होंगे इन पर्टिकुलर खानों में। यदि इन खानों के अतिरिक्त बाकी खानों में यही प्लैनेट बैठे हुए हैं, इस टेबल के छोड़कर, तो फिर वो ग्रह राशिफल का ग्रह होगा। उस स्थिति में आप उपाय करा सकते हैं। अब आप राशिफल के ग्रह को जानिए कि यदि खाना नंबर 1 में राहु हो, तो आप उसका उपाय करा सकते हैं। यदि खाना नंबर 3 में शनि हो, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। खाना नंबर 4 में यदि मंगल, केतु और शुक्र हो, तो आप उसका उपाय करा सकते हैं। खाना नंबर 6 में यदि कोई पुरुष ग्रह है, तो उसका उपाय कर सकते हैं।
या शनि है तो उसका उपाय करा सकते हैं। खाना नंबर 7 में सूर्य हो, बुध हो, राहु हो, मंगल हो तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। खाना नंबर 9 में शनि हो तो आप उसका उपाय करा सकते हैं। खाना नंबर 10 में यदि केतु हो, बुध हो तो आप उसका उपाय करा सकते हैं। खाना नंबर 12 में यदि बुध हो तो आप उसका उपाय कर सकते हैं या करा सकते हैं। यहाँ पे उपाय की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो लाल किताब में आपने सबसे फ़ेमस ग्रहों के बारे में सुना होगा कि हम लाल किताबों में ग्रहों को ट्रांसफ़र करा देते हैं। मतलब यदि कोई ग्रह खाना नंबर 10 में बैठा है, तो हम उसे खाना नंबर 4 में पहुँचा सकते हैं। खाना नंबर 12 में बैठा है, तो हम उसे खाना नंबर 6 में पहुँचा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये लाल किताब की सबसे फ़ेमस उपाय में से होते हैं, ट्रांसफ़र मेथड जिसे हम कहते हैं। ट्रांसफ़र कर दिया हमने ग्रह को, यहाँ से उठाकर वहाँ बिठाल दिया। ये लाल किताब की मेथड है। और दूसरी मेथड होती है कि हर ग्रहों के हर खाने के उपाय, हर ग्रहों के हर खाने के उपाय होते हैं। यदि सूर्य खाना नंबर 6 में है, तो उसका उपाय कुछ अलग है। यदि सूर्य खाना नंबर 5 में है, तो उसके उपाय कुछ अलग हैं। यदि शनि खाना नंबर 10 में है, तो उसके उपाय कुछ अलग हैं। तो यहाँ पर जो मैं ग्रह के उपाय की मना कर रहा था, इसका मतलब है कि आपको ग्रह फल के ग्रह को शिफ्ट नहीं कराना है। मतलब ग्रह फल का ग्रह आपको ट्रांसफ़र नहीं कराना है। ग्रह फल के ग्रह को आपको ट्रांसफ़र नहीं कराना है कि आप शनि को उठाकर यदि शनि खाना नंबर 10 में बैठा है, तो शनि को खाना नंबर 4 में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो खाना नंबर 10 में पक्के घर का है। तो जो ग्रह फल के ग्रह जो मैंने आपको बताए हैं, ये कहीं न कहीं उच्च के और पक्के घर के ही हैं। इसलिए आपको पक्के घर को ग्रह को और उच्च के ग्रह को शिफ्टिंग नहीं करानी चाहिए। यदि आप करा देते हैं, तो वो एक नेगेटिव रिज़ल्ट देना चालू कर देता है। आप बनी-बनाई किस्मत को और बिगाड़ देते हैं। आपको वहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करानी है। आपको जो उपाय करना है, वो केवल शनि खाना नंबर 10 के आप उपाय कर सकते हैं। शनि खाना नंबर 10 के आप उपाय करिए, जो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आपको शनि को शिफ्ट नहीं कराना है। तो ग्रह फल के ग्रह का उपाय ना करने का सीधा-सा मतलब है कि आपको ग्रह से संबंधित जो भी ग्रह आता है उसको शिफ्ट नहीं कराना, मतलब उसको ट्रांसफ़र नहीं कराना है। बाकी आप उस प्लैनेट के उसी हाउसेस के जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। जैसे मंगल खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, ये ग्रह फल का ग्रह हुआ। तो आप मंगल यदि खराब है इस स्थिति में, तो आप खाना नंबर 1 के जो मंगल के उपाय होते हैं वो कराइए। ना कि आप मंगल को उठा के कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे, ये नहीं कर सकते आप। हाँ, आप राशि फल के जो ग्रह होते हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक खाना से दूसरे खाना में। साथ ही आप उस ग्रह के भी उपाय कर सकते हैं, जो उस जिस खाने में वो बैठा होगा। इस तरीके से हम ग्रहफल और राशिफल को समझते हैं। मान लीजिए कि खाना नंबर 1 में मंगल हो, तो मंगल की चीज़ें आप खाना नंबर 4 में नहीं लेके जाएँगे, खाना नंबर क्योंकि मंगल यहाँ पे ग्रहफल का ग्रह है। साथ ही साथ ना ही आप इसको 5 खाना नंबर 5 में लेके जाएँगे, ना खाना नंबर 6 में लेके जाएँगे, ना खाना नंबर 7 में लेके जाएँगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रहफल का ग्रह है। आप केवल उस मंगल ग्रह को उसी घर में कंट्रोल करेंगे, यदि वो खराब रिज़ल्ट दे रहा है तो। कैसे कंट्रोल करेंगे? ये हम आगे चलकर बात करेंगे कि मंगल खाना नंबर 1 के क्या उपाय होते हैं। आपको केवल वही उपाय करना है। आपको कोई शिफ्टिंग या ट्रांसफ़र नहीं करना है। साथ ही साथ या तो आप किसी भी ग्रह को उपाय कर सकते हैं या सावधानियाँ रख सकते हैं। तो जो सावधानियाँ जो उपाय हैं वो हम आगे चलकर बात करेंगे ही करेंगे। बस आप अभी इतना मान के चलें कि आपको ग्रह फल के ग्रहों का उपाय नहीं कराना है, अर्थात उनकी शिफ्टिंग नहीं करानी है। आप उस ग्रह से संबंधित उस खाने का उपाय करा सकते हैं। बाकी आप राशि फल के ग्रह को शिफ्टिंग भी करा सकते हैं और उसी खाने के उपाय भी करा सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ग्रहफल और राशिफल का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम उपायों पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यदि आप इसको देखते हुए करते हैं तो आपके रिज़ल्ट रेमेडीज़ के, उपायों के बहुत अच्छे मिलते हैं।
साथ ही साथ एक एग्ज़ाम्पल से और बात कर लेते हैं। साथ ही साथ हम मान लीजिए आप जिस ग्रह का उपाय कर रहे हैं, आप जिस ग्रह का उपाय कर रहे हैं, उस ग्रह के घर में उस ग्रह के घर में यदि आप चंद्रमा को शिफ्ट कर दो, है ना? मान लीजिए आपको चंद्रमा का उपाय कराना है, तो आप जिस ग्रह का उपाय कर रहे हैं, उस ग्रह के घर में, पक्के घर में चंद्रमा को आप यदि शिफ्ट कर दें, तो ये राशिफल का ग्रह हो जाता है। राशिफल का उपाय हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? राशिफल का ग्रह है। मान लीजिए कि राहु खान नंबर 1 में हो, तो आप गले में चांदी की चेन पहना दो। गले में चांदी की चेन पहना दोगे, तो इससे आपका ग्रह राशिफल का ग्रह का उपाय हो जाता है। आपने चंद्रमा को खान नंबर 1 में पहुंचा दिया। इस तरह से आप किसी भी ग्रह के उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके साथ एक कॉन्सेप्ट और शेयर कर रहे हैं कि लाल किताब में हर ग्रह को शिफ्ट करना या ट्रांसफ़र करने की जो मेथड बताई गई है, वो कैसे अप्लाई की जाती है। लाल किताब में कहा गया है कि यदि किसी ग्रह को खाना नंबर 1 में पहुँचाना है, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ को आप गले में पहना दें। यदि खाना नंबर 2 में किसी ग्रह को पहुँचाना है, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को, वस्तु को आप मंदिर में पहुँचा दें। यदि किसी ग्रह को खाना नंबर 3 में पहुँचाना है, तो आप उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को हाथ में पहने या बाजू में पहने, बगल में अपने, हैंड में। यदि किसी ग्रह को खाना नंबर 4 में पहुँचाना है, तो आप बहते हुए जल में उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को बहा दें या किसी खेती वाली ज़मीन में डाल दें, तो वो ग्रह जो है वो खाना नंबर चौथे में आ जाता है। यदि किसी खाना नंबर 5 में किसी ग्रह को पहुँचाना है, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को सरकारी स्कूल में पहुँचा दें। यदि किसी ग्रह की खाना नंबर 6 में पहुँचाना है, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को कुआँ या तालाब में या किसी गहराई में दबा दें या डाल दें, ढक दें, तो वो खाना नंबर 6 में पहुँच जाता है। यदि किसी ग्रह को 7वें खाने में पहुँचाना है, तो उससे संबंधित चीज़ों को आप किसी वीरान ज़मीन में या प्लॉट में या पार्क में दबा दें, तो वो चीज़ खाना नंबर 7 में पहुँच जाती है। यदि किसी ग्रह को खाना नंबर 8 में पहुँचाना है, तो उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को शमशान घाट में पहुँचा दें, तो वो चीज़ खाना नंबर 8 में पहुँच जाती है। यदि किसी चीज़ को खाना नंबर 9 में पहुँचाना है, तो आप तीर्थ स्थान में जल प्रवाह कर दें। उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को तीर्थ स्थान में बहा दें या वहाँ पर रख कर आ जाएँ, तो वो ग्रह खाना नंबर 9 में आ जाता है। यदि किसी ग्रह को खाना नंबर 10 में पहुँचाना है, तो आप उस ग्रह से संबंधित चीज़ों को सरकारी कार्यालय या पिता के पास रख कर आ जाएँ, तो वो चीज़ खाना नंबर 10 में हो जाती है। यदि किसी ग्रह को खाना नंबर 11 में पहुँचाना है, तो आप उस ग्रह से संबंधित उपाय कर सकते हैं। यदि किसी ग्रह को खाना नंबर 12 में पहुँचाना है, तो आप अपने घर की छत, आकाश या अपने घर में जो सबसे
ऊँचा स्थान है, हाइट से ऊँचा स्थान में आप रख सकते हैं या टाँग सकते हैं। तो वो चीज़ उस ग्रह से संबंधित या वो खुद ग्रह उस खाने में पहुँच जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको राहु खाना नंबर 1 में बैठा है और चंद्रमा को आपको सपोर्ट चाहिए, तो चंद्रमा को आपने खाना नंबर 1 में पहुँचा दिया। कैसे? आपने चाँदी की चेन गले में पहन ली। चंद्रमा क्या है? चाँदी। चाँदी आपने गले में पहन ली, तो चंद्रमा खाना नंबर 1 में पहुँच गया। गुरु को खाना नंबर 2 में पहुँचाना है, तो आपने चने की दाल को मंदिर में दान कर दिया या दिया है, तो वो गुरु खाना नंबर 2 में पहुँच जाएगा। आपने राहु को 12 में पहुँचाना है, खाना नंबर 12 में, तो राहु से संबंधित चीज़ों को आप खाना नंबर 12 मतलब छत, आकाश में टाँग दें या रख दें। इस तरीके से आप किसी भी ग्रह को शिफ्टिंग करा सकते हैं, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आगे चलकर हम इसमें बिल्कुल बेसिक डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें अभी आप ये जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है कि उपाय कैसे कराए जाते हैं लाल किताब में, उसको जानें। लाल किताब में जब बात उपायों की आ रही होती है, तो मैंने आपके साथ ल पिछले कॉन्सेप्टों में मनसुई या मसनवी ग्रह के कॉन्सेप्ट शेयर किया था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 ग्रह मिलकर कोई एक तीसरा ग्रह बनाते हैं या कोई एक ग्रह किन्हीं 2 रिज़ल्टों का किन्हीं 2 ग्रहों का रिज़ल्ट दे रहा होता है। कोई एक ग्रह कोई 2 ग्रहों का रिज़ल्ट दे रहा होता है या कोई 2 ग्रह मिलकर आपस में एक तीसरा ग्रह बना देते हैं, जिसे हम कृत्रिम ग्रह कहते हैं, जिसे उपग्रह कहते हैं, जिसे मशनवी ग्रह कहते हैं। तो ये जो मसनवी ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको उपायों के वक़्त काफ़ी मदद करता है कि उपाय कैसे कराने हैं। देखिए, मान लीजिए जैसा कि आपको एक स्क्रीन में चार्ट शो हो रहा होगा एक एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि सूर्य खाना नंबर 10 में है। सूर्य खाना नंबर 10 में है। अब खाना नंबर 10 शनि का होता है। शनि का पक्का घर है और सूर्य शनि का शत्रु है। इसका मतलब खाना नंबर 10 में यदि सूर्य होगा, तो वो अच्छे प्रभाव, अच्छे असर नहीं देगा। तो अब आप देखें कि सूर्य का जो मसनवी ग्रह है, वो क्या है? सूर्य जो है वो बुध और शुक्र से मिलकर आपस में बनते हैं। सूर्य बुध और शुक्र से मिलकर बनते हैं। तो बुध और शुक्र दोनों ही शनि के मित्र ग्रह हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि खाना नंबर 10 में बुध खाना नंबर 10 में बुध खराब होता है और शुक्र खाना नंबर 10 में अच्छा होता है। मैंने आपके साथ एक क्लास 3rd में या क्लास 4th में कौन-सा ग्रह किस खाने में कैसा होता है, इसके लिए टेबल शेयर की थी। आपको वो टेबल यहाँ पे अप्लाई करनी है कि आपको देखना है कि खाना नंबर 10 में यदि सूर्य बैठा है, तो सूर्य के मशनबी ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। तो खाना नंबर 10 में बुध खराब होता है और शुक्र अच्छा होता है। तो आप यहाँ पर बुध को अब आपको यहाँ पे जो उपाय करने हैं, वो बुध के उपाय करने हैं, ना कि सूर्य के। तो आप जब बुध का उपाय करेंगे, तो सूर्य ऑटोमैटिकली आपको अच्छा रिज़ल्ट देना चालू कर देगा। आपको यहाँ पे शुक्र के उपाय नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बुध के उपाय करेंगे। तो जैसे ही आप बुध का उपाय करेंगे, आपको सूर्य ऑटोमैटिकली अच्छे रिज़ल्ट देना चालू कर देगा। तो इस प्रकार से आप बुध की स्थिति में बुध की स्थिति में मसनवी ग्रहों का भी सहारा ले सकते हैं, जब आप किसी को कोई उपाय बता रहे हों। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
जब इन उपायों की बात हो रही है, तो मैंने आपके साथ लास्ट के लास्ट क्लासेस में भी एक सोया हुआ ग्रह और सोया हुआ घर के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपसे ये बताया था कि आप कैसे सोए हुए ग्रह और सोए हुए घर को निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि आप किसी के चार्ट में ये देखते हैं कि आपका सोया हुआ घर है, तो आप उस घर से संबंधित चीज़ों को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो अपनी लाइफ़ में, उसके लिए मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। तो सोया हुआ घर का मतलब है, सबसे पहले तो आप फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ आपको। सोया हुआ घर का सीधा-सा मतलब है कि एक ऐसा खाना, एक ऐसा हाउस जिसमें कोई ग्रह ना हो। जैसा कि आपके पड़ोस में कोई ऐसे घर होते हैं जिसमें कोई ग्रह नहीं होता या कोई व्यक्ति रहता नहीं है। तो वो कैसे होते हैं? सुनसान होते हैं, खाली होते हैं। तो वैसे ही कुंडली में भी हमारे 12 खानों में से कुछ खाने ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं, जहाँ पे कोई ग्रह नहीं होता, ना ही वहाँ पे किसी ग्रह की दृष्टि होती है, आना-जाना होता है। तो वो जो खाने होते हैं वो सोए हुए खाने माने जाते हैं, सोए हुए घर कहे जाते हैं। तो उन ग्रहों को एक्टिवेट कराने से हमारी लाइफ में उन ग्रहों से संबंधित चीज़ों जिन चीज़ों को वो कारकत्व करते हैं, जैसे कि खाना नंबर 5 मान लीजिए सोया हुआ है, तो खाना नंबर 5 क्या है? एन्जॉय है, एन्जॉयमेंट, धर्म है, बुद्धिमत्ता है, एजुकेशन है ना? प्यार है, प्रेम है, संतान है। इन सारी चीज़ों में भी हमारा भाग्य कहीं न कहीं सोया हुआ होगा। तो यदि आपको खाना नंबर 5 को जगाना है, तो क्या उपाय करेंगे? हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि यदि खाना नंबर 1 को सोया हुआ है और जगाना है, तो आपको उससे ग्रह के उपाय करना चाहिए, जो खाना नंबर 1 में पक्का होता है या उच्च का होता है। तो खाना नंबर 1 में पक्का ग्रह कौन-सा है? मंगल, जो मंगल का घर है। तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगल का व्रत करना चाहिए या मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाकर बाँटना चाहिए। तो खाना नंबर 1 एक्टिवेट हो जाता है। यदि खाना नंबर 2 किसी का सोया हुआ है, तो वहाँ पे आप चंद्रमा का उपाय करें, चाँदी धारण करें, माता की सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपको खाना नंबर 2 से संबंधित प्रभाव मिलने लगते हैं। खाना नंबर तीसरा, यदि किसी का सोया हुआ है और उसे आप जगाना चाहते हैं, तो आप बुध से संबंधित उपाय करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा दें, तो उससे खाना नंबर 3 एक्टिवेट हो जाता है। खाना नंबर 4 यदि किसी का सोया हुआ है, तो आप चंद्रमा का उपाय करें, माता की सेवा करें, माता से प्रेम करें, तो खाना नंबर 4 एक्टिवेट हो जाता है। खाना नंबर 5 यदि किसी का सोया हुआ है, तो आप सूर्य का उपाय करें। सूर्य क नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता की सेवा करें, लाल-भूरी चींटियों को लाल कलर की जो भूरी चींटियाँ होती हैं, उनको आटा और गुड़ देने की कृपा करें, तो उससे घर नंबर 5 एक्टिवेट हो जाता है। खाना नंबर 6 यदि किसी का सोया हुआ है, तो आप उसे जगाने के लिए राहु का उपाय करें। आप राहु का उपाय करें और महीना शुरू होने पर 5 महीनों तक, है ना? म अ, जन्मदिन से 8वाँ महीना जैसा कि उपाय आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जन्मदिन से 8वाँ महीना शुरू होने पर 5 महीनों तक मंदिर में बादाम आपको चढ़ाने चाहिए। तो जितना बादाम मंदिर में चढ़ाएँ, उतना वापस घर में लाकर सुरक्षित रख दें। आपको राहु से संबंधित और खाना नंबर 6 से संबंधित उपायों में आराम मिलने लगता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये राहु का उपाय है। खाना नंबर 7 को यदि जागृत करना है तो आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। शुक्र का मतलब है अपना लग्ज़री चीज़ों को बढ़ाएँ,
औरतों की सम्मान करें, आचरण की शुद्धि रखें। खंड नंबर 8 को यदि जागृत करना है तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। खंड नंबर 9 का उपाय करना है, उसे जगाना है तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनें, पीपल की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, माथे पर हल्दी केसर का तिलक लगाएँ, संतों की सेवा करें, पूजा करें। खंड नंबर 10 को यदि जगाना है तो आप शनिदेव को पूजा कीजिए। खंड नंबर 11 को जगाना है तो आप गुरु का उपाय करें। खंड नंबर 12 को यदि आपको एक्टिवेट करना है तो आप केतु का उपाय करें। कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को पालें, पत्नी के भाई की सहायता करें मतलब अपने साले की सहायता करें। मूली रात को सिरहाने रखकर सोना चाहिए, सुबह मंदिर में दान कर दें। इससे आप देखेंगे कि खंड नंबर 12 एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो भी आपकी कुंडली में सोया हुआ घर होता है, उसे जगाने के लिए आप इस तरह से उपायों का यूज़ कर सकते हो और वो हर एक घर एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए आपको केवल और केवल 2 चीज़ें देखनी है कि उस घर में कोई ग्रह ना हो और उस पे कोई ग्रह की दृष्टि ना हो। यदि ये दोनों चीज़ नहीं होती हैं, तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। वो घर सोया हुआ माना जाएगा, जिसे जगाने के लिए आप इन उपायों का यूज़ कर सकते हो। अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये उपाय हमें हमेशा करते रहनी है? क्योंकि यदि किसी ग्रह को घर को जगाना है, तो क्या हमें उपाय हमेशा करते रहने हैं? देखिए, मैंने आपसे जब सोए हुए ग्रह और घर के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि हर ग्रह वर्षफल के चार्ट में अपने आप एक्टिवेट होता है। तो जब वो एक्टिवेट होता है और उस ग्रह को और बलवान मजबूती देनी है, तो एक तो उपाय उस साल कर सकते हैं आप, तो वो साल उस ग्रह से संबंधित एक्टिवेट रहेगा और आपको अच्छे रिज़ल्ट देगा। और दूसरा कि जब आपको किसी भी घर से संबंधित चीज़ों में कमी महसूस हो रही है और उन चीज़ों की भरपाई करनी है, तो आप उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका समय नौकरी का चल रहा है, लेकिन नौकरी के लिए आपका भाग्य बहुत कमज़ोर है, तो आप खंड नंबर 10 को जागृत करें, खंड नंबर 6 को जागृत करें। आपको लगता है यदि मुझे प्रॉफ़िट की कमी हो रही है, प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब खंड नंबर 11 एक्टिवेट करें। आपको लग रहा है कि घर, सुख, संपत्ति, लग्ज़री चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप खंड नंबर 4 को एक्टिवेट करें। आपको लग रहा है कि मुझे प्रेम संबंध करानी है, विवाह कराना है, इसका मतलब आप खंड नंबर 5 को एक्टिवेट करें। आप चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, बिज़नेस करूँ, तो यदि आपका खंड नंबर 7 सोया हुआ है, तो आप खंड नंबर 7 से संबंधित ग्रहों का उपाय करें, उस घर का उपाय करें। तो हर एक चीज़ का जो आपको उपाय करना है, इस सोए हुए ग्रह का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, वो आप देखिए कि आपको कब किस ग्रह की, किस घर की ज़रूरत है। जैसी आपकी ज़रूरत होगी, आप उस घर को उपाय करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे संबंधित उपाय करके आप उसके फलों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, वहीं हर एक ग्रह अपने-अपने वर्षफल चार्ट में, उस वर्षफल चार्ट में कहीं न कहीं, कभी न कभी एक्टिवेट होता है, तो एक उपाय आप उस साल भी कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए। तो आपको उस साल, उस घर से संबंधित उपाय करके उस साल के बेनिफिट अच्छे ले सकते हैं। हाँ, उस साल वो घर ऑटोमैटिकली एक्टिवेट होगा ही। तो मैंने यही सारी चीज़ों के बारे में लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उपाय कैसे करने होते हैं, क्या-क्या उसमें करना होता है। यदि किसी को कोई डाउट है, तो वो पूछ सकता है। अदरवाइज़ जब हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार मैं फिर से इन चीज़ों की रिपीट करा दूँगा, ताकि आप उस चीज़ का रिपीट कर सकें, रिवीज़न कर सकें और आप चीज़ सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।